नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना। इसमें जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस में मुख्य रूप से 7 पॉइंट हैं और वो 7 पॉइंट कुछ इस तरह से हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये कितने नंबर का है? 30 अंक का है। कौन सा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये 30 अंक आने वाला है। उसके बाद सामान्य हिंदी 25 अंक का है, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक का है, गणित 30 अंक का है, पर्यावरण अध्ययन 30 अंक का है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक का है और सामान्य ज्ञान 10 अंक का है। तो ये जो हमारे जो सिलेबस का जो ब्लूप्रिंट है उसमें हम देखेंगे तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये पहले पॉइंट में कितने नंबर का दिया हुआ है? ये पहला पॉइंट में दिया हुआ है ये 30 अंक है। उसी प्रकार से जब हम सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी को देखेंगे तो कितने नंबर का है? ये 25 और 25 अंक है। गणित कितने नंबर का है? 30 अंक का है। पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का है। और ये दोनों जो टॉपिक हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये 10-10 नंबर का है। कुल मिलाकर हमको मेन ध्यान देना है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और उसके बाद गणित का पेडागोजी। इन दोनों में कितने नंबर के आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा अर्थात 30-30 अंक के आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है उसका हम डिस्कशन करेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में कितने यूनिट हैं? इस सिलेबस में 4 यूनिट हैं। ठीक है। पहला यूनिट क्या है? बाल विकास। पहला यूनिट है हमारा बाल विकास परिचय। दूसरा यूनिट है विकास के पहलू। तीसरा है सीखना एवं संज्ञान का विकास। उसके बाद हमारा चौथा यूनिट आएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये जो हमारा जो 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट जो है कितने नंबर का आ रहा है? कुल 30 नंबर का आ रहा है। सिलेबस में ये जो 4 यूनिट दिया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 4, ये कुल कितने नंबर का आ रहा है? 30 नंबर का आ रहा है। तो अब हम देखते हैं बाल विकास परिचय। बाल विकास परिचय कहने का मतलब ये है, बालक जब अपने माता के गर्भ में जाता है, ठीक है, तो गर्भ में जाने के अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गर्भ संस्कार बोलते हैं। ठीक है। गर्भ संस्कार होने के बाद में, बालक का गर्भ संस्कार होने के बाद में बालक का जब जन्म होता है, जन्म होने की प्रक्रिया से लेकर बालक के शिक्षा दीक्षा के जो संस्कार होता है, शिक्षा संस्कार होता है, उस शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया तक बालक के विकास के कौन कौन से पहलू होते हैं इस सिलेबस में हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? बाल विकास परिचय। तो इसमें हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना पड़ेगा? विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा देखने से अगर हम सोचते हैं विकास क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे विकास की अवधारणाएं क्या क्या होती हैं। एक हमारा विकास होता है अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र का जो विकास, अर्थशास्त्र में जो विकास शब्द है, उस विकास शब्द की परिभाषा कुछ अलग है। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में, पेडागोजी में जो विकास की अवधारणा है वो अलग है। ठीक है। इसमें है विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था। इसमें दिया है गर्भावस्था, शैशवावस्था। गर्भावस्था कहने का मतलब ये है बालक जब अपने माता के गर्भ में जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे? गर्भावस्था। फिर शैशवावस्था, जन्म से जन्म होने की प्रक्रिया से लेके 12 वर्ष तक। ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेगात्मक विकास। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट रहेगा विकास को प्रभावित करने वाली बातें। ठीक है। बालक के विकास को कौन कौन सी बातें जो हैं प्रभावित कर सकती हैं, भले ही वो जो बातें होंगी वो सामाजिक बातें हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है। ठीक। इसमें है प्रकृति एवं पोषण। ठीक है।
प्रकृति कहने का मतलब यह है बालक का जब जन्म होता है तो जन्म होने के उपरांत जो है बालक का जब विकास होता है तो उस विकास की प्रक्रिया के दौरान जो है बालक को कौन कौन से प्रकृति के लोग मिलते हैं। अगर बालक को अच्छी प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे तो बालक के मन में अच्छे अच्छे संस्कार आएगा। ठीक है, कहा जाता है कि अगर आपकी संगति अच्छी है तो ये माना जाता है कि लोग आपको अच्छी नज़र से देखते हैं। उसी तरीके से बालक या बालिका का जब भी विकास होता है, जन्म लेने के बाद जब बालक या बालिका का जो विकास की प्रक्रिया होती है, अगर हम उनको अच्छे संस्कार दें तो बालक अपने जीवन में उच्च मूल्यों को प्राप्त करता है। उसी तरह हम देखेंगे प्रकृति पोषण। ठीक है, बालक का पोषण जो है शैशवावस्था अथवा किशोरावस्था में उसको कौन कौन से पोषण की मात्रा हमें देते हैं। उसके बाद होता है निरंतरता एवं अनिरंतरता। निरंतरता एवं अनिरंतरता कहने का मतलब ये है, अगर हम एक साधारण सी एग्जाम्पल ले देखेंगे कि गांव का जो घर रहेगा और आज के शहर का जो घर रहेगा, दोनों में अंतर होता है। जैसे अगर हम देखेंगे गांव के लोग जो घर बनाते हैं वो घर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 4 कमरा निकाल देंगे सामने से, उसके बाद एक बरामदा निकाल देंगे। ठीक है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी बोली में पर्ची बोलते हैं। ठीक है, और बाहर एक आंट निकाल देंगे जहाँ पर लोग जो है सामान्यतः शाम के समय बैठकर अपना वार्तालाप करते हैं। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से जब आप शहर में घर बनाओगे तो 2 BHK का फ्लैट बनाओगे या फिर 2 BHK या फिर 3 BHK का इंडिपेंडेंट आप अलग से इंडिपेंडेंट होम जैसा बनाओगे। ठीक है, लेकिन देखो इसमें जो है ये जो घर बनाने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम इसे समझ रहे हैं निरंतरता एवं अनिरंतरता को। ठीक है, घर बनाने की प्रवृत्ति जो है ग्रामीण परिवेश में कुछ अलग हो रहा है और शहरी परिवेश में कुछ अलग हो रहा है। ग्रामीण परिवेश में घर कैसे बनेगा आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, 4 कमरा और बरामदा। उसके बाद शहरी परिवेश में 2 BHK का फ्लैट या फिर 3 BHK का इंडिपेंडेंट होम बनाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें जो है ये अनिरंतरता की प्रवृत्ति हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण और शहरी परिवेश में। अब निरंतरता की प्रवृत्ति अगर हम देखेंगे तो आज भी देखना गांव में, ग्रामीण परिवेश में आज भी कुल देवी कुल देवता की पूजा जो है बहुत अच्छे तरीके से और रीति रिवाज से की जाती है। तो जिस तरीके से गांव में ग्रामीण परिवेश में अपनी कुल देवी कुल देवता की जो पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरीके से शहरी परिवेश के लोग भी करते हैं। ठीक है, उसी में हम देखेंगे निरंतरता एवं अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती के अनुभव। ठीक है, जब जो है बालक की प्रकृति पोषण और निरंतरता एवं अनिरंतरता होने के बाद के अनुभव के बाद में बालक जो है किन किन समस्याओं से या फिर किन किन चरणों या प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, उसमें यह बताया जाता है। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहने का मतलब बता दिया हूँ कि बालक के जन्म होने के बाद में बालक को आप शहरी परिवेश दे रहे हैं या ग्रामीण परिवेश दे रहे हैं, उस शहरी परिवेश और ग्रामीण परिवेश में भी उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहेगी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहने का मतलब ये है कि बालक के जन्म लेने के बाद में बालक के विकास की प्रक्रिया के दौरान बालक जो है किन किन सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चलता है या फिर बालक जो है किन किन सांस्कृतिक मूल्यों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ये आएगा हमारा इसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट रहेगा बच्चों का अध्ययन या फिर कुछ तरीकों से परिचय। ठीक है, आज भी देखना जब बालक जो है जन्म होता है और 0 से 2 साल या 3 साल की उम्र के बीच में रहता है तो बालक को जो है सिखाने का जो तरीका होता है बहुत ही व्यवहारिक होता है। कहने का मतलब ये है कि बालक को जब सिखाएंगे तो पूछेंगे कि बेटा ये कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन बालक को ऐसे सामान्य तरीके से सिखाने से बालक जो है सामान्यतः कम समझता है, बल्कि अगर हम उसे ये सिखाएंगे कि एक मान के चलिए ये पेंसिल हो गया है ना, एक पेंसिल ये हमारे पास है, दूसरा पेंसिल हमारे पास ये है, तो ये दोनों पेंसिल को अगर हम मिलाएंगे तो कितना पेंसिल हो जाएगा, बच्चा बोलेगा 2 पेंसिल। ठीक है, तो मतलब कुछ तरीकों से बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो उनका जो अध्ययन करने का जो तरीका होता है, सिखाने का, समझाने का, वो तरीका जो है अलग ही तरह का होता है, जो कि पूरी तरीके से व्यवहारिक ही होता है। ठीक है, और आपका जब एग्जाम में बाल विकास परिचय के से संबंधित इस यूनिट के संबंध में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वह क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से व्यवहारिक रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, रटने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जहां आप रटे मतलब फिर जो विभिन्न जो शब्दावली हैं उसमें फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेगी। इसीलिए जो है
ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो टॉपिक है हमारा, ये 30 नंबर का है। और 30 नंबर को लाने के लिए आपको क्या करना है, रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करना है। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा मेन पॉइंट है, दूसरा यूनिट है इसमें विकास के पहलू। ठीक है, तो विकास के पहलू कहने का मतलब ये है बालक का जब विकास होता है, बालक या बालिका का, तो उसमें कौन कौन से विकास के नए नए आयाम उसमें हम देखते हैं। तो पहला आयाम हम देखेंगे शारीरिक व गत्यात्मक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास कहने का मतलब ये है, देखना बच्चा जब गर्भ में, माता के गर्भ में जाता है और सोनोग्राफी की प्रक्रिया जो है, जो एक उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है ना अस्पताल में, तो उसमें बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भ में रहने के दौरान ही उसका वजन कितना है ये देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो वजन नापने के जो आयाम है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, गर्भावस्था के जो संस्कार होता है वहीं से ये शुरू होता है। ठीक है, शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि बालक जब माता के गर्भ में जाता है, गर्भ में आने के बाद उसका विकास जो है सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक जो है अपनी माँ के गर्भ में है तो उसका नाल जो है फंस गया है, या फिर बालक जो है पानी पी लिया है। ठीक है, ऐसा सामान्यतः कई बार डॉक्टरों के लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक, बच्चे का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार देखना कि बच्चे जो है 9 माह जन्म से पूर्व ही 7 महीने में या 8 महीने में ही बच्चों का जन्म हो जाता है। ऐसे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनमें जो है शारीरिक व गत्यात्मक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ रहता। ठीक है, उनमें शारीरिक नियंत्रण नहीं पाया जाता। ठीक, उनमें समन्वयन का विकास, ऐसे बच्चों के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो उनमें समन्वय का विकास नहीं हुआ रहता। दूसरा हमारा मेन पॉइंट है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। ठीक है, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास कहने का मतलब ये है कि विकास तो 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक मात्रात्मक विकास होगा और दूसरा एक गुणात्मक विकास होगा, है ना। तो मात्रात्मक विकास अगर हम देखेंगे तो बच्चे का ऊंचाई जो है इतना होना चाहिए, ठीक है, वो इतना हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मात्रात्मक विकास हो गया। ठीक है, इसमें हम वजन को देख सकते हैं या फिर जो है बच्चे का ऊंचाई देख सकते हैं, ऊंचाई कितना है बच्चे का, और दूसरा बच्चे का वजन कितना हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नैतिक विकास, ठीक है, तो नैतिक विकास कहने का मतलब ये है बालक का जो नैतिक विकास जो है इस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में किस तरीके से हुआ है, वह नैतिक विकास हमको किसमें देखने को मिलेगा, वह विकास किसमें देखने को मिलेगा, वह विकास हमको देखने को मिलेगा बालक के नैतिक विकास में। ठीक, तो नैतिक विकास को अगर हम कुछ इस तरीके से देखें कि बालक जो है अपने से बड़े उम्र के लोगों का किस तरीके से लिहाज कर रहा है, ठीक है, उनको किस तरीके से मान सम्मान दे रहा है, किस तरीके से बालक का जो बातचीत करने का जो तौर तरीका है, ये उस नैतिक विकास के संदर्भ में हम देखेंगे। कुछ सामान्य सिद्धांत हैं संवेगात्मक एवं नैतिक विकास में। कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, वही बताया आप लोग को इससे पहले ही कि बच्चे का जो ऊंचाई है वो सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बच्चे का वजन जो है जितना जो है विज्ञान की भाषा में होना चाहिए उतना विकास बच्चे का शारीरिक विकास संपूर्ण रूप से हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें देखेंगे। ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, अगर बच्चे का जन्म जो है 9 महीने से पहले जो है बच्चे का जन्म हो जाता है तो उनमें बहुत सारी प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं बच्चे में। ठीक है, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण। ठीक है, क्वेश्चन जो है आप लोगों का ज़्यादातर विद्यालय एवं घर के वातावरण से ही आने की संभावनाएं इसमें रहती हैं। माता पिता क्या करते हैं, बच्चे का जन्म लेने के बाद जब स्कूल भेजते हैं तो बच्चा जो है कुछ हद तक परिवार से ज़्यादा समय कहाँ पर रहता है, वो स्कूल में रहता है। ठीक है, ज़्यादातर स्कूल में रहता है। तो स्कूल में रहने के दौरान जो है विद्यालय स्तर पर उसे कौन कौन से नैतिक विकास या नैतिक शिक्षा इस विद्यालय के द्वारा बच्चे को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहाँ से बालक जो भी नैतिक शिक्षा या नैतिक संस्कार बालक स्कूल या फिर विद्यालय स्तर में ग्रहण करेगा वह बहुत ज़्यादा मायने रखता है घर के वातावरण को भविष्य में आगे चलकर बनाए रखने के लिए। मान के चलें कि अगर विद्यालय स्तर पर बालक को जो है सही तरीके से संस्कार या नैतिक संस्कार या उचित तरीके से संस्कार नहीं दिया जा रहा है तो वही बालक घर में जाकर
अपने से बड़े उम्र के लोगों का सही तरीके से मान सम्मान नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए बोलाता है कि विद्यालय एवं घर का जो वातावरण होता है वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद है मित्र, साथी, समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध। ठीक है, इससे पहले कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चों की जो संगति होती है वो संगति को देख के ये माना जाता है कि कि बच्चा जो है किस बच्चों का जो विकास है वो नैतिकता के किस लेवल तक हुआ है। ठीक है, मान के चलो अगर 4 आदमी जो हैं ग्रामीण परिवेश में, अगर हम देखेंगे 4 आदमी जो है चल रहे हैं, ठीक है, और गांव में उनका जो लेवल है वो लेवल सही तरीके, मतलब उनका जो संस्कार है वो संस्कार जो है ऐसा माना जाता है कि ये बच्चे जो है, ये जो 4 बच्चे हैं वो संस्कारित बच्चे नहीं हैं। ठीक है, अगर उसी के ग्रुप में अगर कोई 5वां बच्चा भी शामिल हो जाएगा तो ग्रामीण परिवेश में जो नज़रिया रहेगा वो क्या देखेंगे कि संगति के असर में ये लड़का भी धीरे धीरे बिगड़ रहा है। ठीक है, ऐसा अमूमन बोलते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि मित्र व साथी, समूह एवं वयस्कों के साथ उनका जो संबंध रहेगा उस संबंध में भी, उस संबंध का जो प्रभाव है, जो सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव किससे मिलेगा, बालक के विकास के पहलू को वह प्रभावित करेगा। उसके बाद है मित्र, साथी, समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। अब उसके बाद जो है बालक जो है बालक जो है घर से निकल कर कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, विद्यालय जाएगा। ठीक है, विद्यालय में उसका पूरा शिक्षा संस्कार होने के बाद में वहाँ पर उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अगर हम मान के चलें कि बालक का व्यक्तित्व का विकास जो है एक कहना चाहिए पॉजिटिव रूप में हुआ है, तो वह अपने समाज को क्या देगा, वह समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देगा। ठीक है, और इसी प्रक्रिया के दौरान जो है उसका व्यक्तित्व का भी विकास होगा। ठीक, और जब व्यक्तित्व का विकास जो है सकारात्मक तरीके से होता है तब उसका समाजीकरण होना जरूरी हो जाता है, या फिर धीरे धीरे उसका समाजीकरण होना आवश्यक हो जाता है। अब हमारा तीसरा यूनिट है सीखना एवं संज्ञान का विकास। ठीक है, सीखने की प्रवृत्ति जो है बालक में शुरू से पाई जाती है। तो उसमें हमें उस जो हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमको मुख्य रूप से ये जानना है कि बच्चे को जब जो एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो शिक्षक द्वारा पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान जो है बच्चे को हम किस किस तरीके से व्यवहारिक रूप से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसे अपनी बातों को उसके लेवल में हम लेके उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो सीखना क्या है और बच्चे को सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। तो एक जब आप शिक्षक बनकर वहाँ जाएंगे अपने स्कूल में, तो उससे पहले बीएड के पाठ्यक्रम में भी ये बताया जाता है और ये पढ़ाया जाता है कि हमको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो हमको कैसे पढ़ाना है ये जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा कि बच्चे का जो सोच है, बच्चे की जो सोचने समझने की जो क्षमता है और उसका जो लेवल है, उसमें हमको कभी कभी क्या होता है, शिक्षक को बच्चों के लेवल में जाके सोचना पड़ता है। ठीक है, उनको समझाने के लिए। तो उसी तरीके से बताया गया मेन पॉइंट है सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है। ठीक है, इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो है जो विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं रहती हैं उन धारणाओं में या फिर अवधारणाओं में व्यवहारवादी संरचना क्या है, संरचनावादी संरचना क्या है, सामाजिक संकल्पनाएं क्या है, संज्ञान क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है बच्चों की सोच पर जीवन पियाजे के विचार। ठीक है, कुछ हमारे जो महान समाजशास्त्री हुए हैं, ठीक है, उनमें एक हुए हैं जीन पियाजे। ये शिक्षा के स्तर में बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। तो इनका क्या है, बच्चों के विकास में बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन और संतुलनीकरण। ठीक है, तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे ज्ञान पियाजे का कहना क्या रहता है कि बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म लेने के बाद उसका जो विकास क्रम का जो पहलू होता है, उस विकास क्रम की पहलू में
सीखने सिखाने की चरण में बच्चे को किस तरीके से हम समझा सकते हैं, बच्चे को किस तरीके से हम आपस में समन्वय बनाने के लिए एक दूसरे के मतलब एक छात्र के साथ में दूसरे छात्र का हम समन्वय किस तरीके से आपस में बनाएंगे, ये उनका विचार इसमें बताया गया है। किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या हैं, शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ। इससे पहले की यूनिट में हम क्या देखे थे, बच्चे के गर्भ में आने के बाद से लेकर पैदा होने और विद्यालय स्तर तक के बातों को हम देखे थे, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो तीसरा टॉपिक क्या है, सीखना एवं संज्ञान का विकास, ठीक है। अब इसमें हम बच्चा जो है बड़ा होकर क्या बन गया है, वो किशोरावस्था की उम्र में आ गया है, ठीक। अब किशोरावस्था की सोच के लक्षण क्या होते हैं, कई बार क्या ऐसा होता है कि माता पिता की सोच क्या होती है, हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा या फिर हमारा बच्चा जो है इंजीनियर बनेगा, ठीक। तो किशोरों के मन में उस समय क्या चलता है, ये जो है एक शिक्षक को जानने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक ही जो है बच्चे के भविष्य को संवार सकता है, ठीक। तो किशोरों की सोच के लक्षण, ठीक है। किशोरावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उन किशोरावस्था में प्रवेश करने के दरमियान जो है उसकी सोच में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यह भी एक शिक्षक को जानना चाहिए, ठीक है। उस सोच के लक्षण क्या है, मानसिक संक्रियाएं क्या क्या हैं। आजकल अमूमन देखा जाता है कि बच्चा जो है किस में चला गया है, वो डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है। तो यह जो डिप्रेशन है, यह डिप्रेशन कहाँ से शुरू होता है, घर से शुरू होता है और स्कूल में जाएगा और उसके बाद समाज, ठीक है। घर में माता पिता क्या बोलेंगे, नहीं हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है, हमारे बच्चे को इंजीनियर बनना है, और उसी बोलने की प्रक्रिया के दौरान जो है उनका दाखिला जो है वैसे किसी स्कूल में करवाया जाएगा जहाँ पर जो है साइंस विषय को लेकर या फिर किसी विशेष विषय को लेकर वहाँ पर पढ़ाई की जाती होगी, और उसके बाद वह कंपटीशन एग्जाम देगा और कहाँ जाएगा, वो उसका समाजीकरण होगा। हम इसमें देखे थे ना समाजीकरण, सेकेंड यूनिट में बच्चे का क्या होगा, समाजीकरण होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए बच्चे का समाजीकरण जो है सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है, या फिर बच्चे की जो सोचने समझने की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार बच्चे का समाजीकरण नहीं हो पा रहा है, तब वहाँ पर क्या होगा, मानसिक संक्रियाओं का उत्पन्न होगा। और यही मानसिक संक्रियाओं को आगे चल के हम कुछ हद तक आज के वर्तमान समय में क्या नाम देते हैं, एक तरह से डिप्रेशन की समस्या भी इसमें बच्चों में आने लगती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आएगा आप लोग का वह बहुत ही व्यवहारिक रहेगा, इसी चलते आपको इसमें रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस को समझने की आवश्यकता है। अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से एक बार समझ लिए, ठीक है, अपने आप में उस सिलेबस को आत्मसात कर लिए, तो क्वेश्चन आपका इसमें से छूटने वाला नहीं है। उसके बाद है मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास, ठीक है। कई बार देखना कि बच्चे जब जो है 9th क्लास में रहेगा तो उसकी सोच क्या रहेगी, डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। फिर वही सोच देखना फिर जब 10th का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो 10th का रिजल्ट आएगा तो बच्चे की सोच जो है पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब 10th का रिजल्ट आया तो फिर 11th-12th में वो किसी दूसरे स्ट्रीम को या फिर दूसरे विषय को लेकर पढ़ाई कर रहा है। अब जब 12th का रिजल्ट आएगा तो भी उसके जो मानसिक जो परिवर्तन होता है, बच्चे के मानसिक परिवर्तन कि हमको अपने जीवन में क्या करना है, उसमें फिर से परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि शैशव अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक की सोच के विकास एवं उसकी कड़ियाँ, ठीक है, कौन कौन सी कड़ियाँ जो हैं इस उम्र से लेकर बच्चे के इस उम्र के आते तक कौन कौन सी सोच और कौन कौन सी कड़ियाँ जो हैं उसमें जुड़ रही हैं, इसमें हम देखेंगे। उसके बाद है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, नेक्स्ट है इसमें शैक्षणिक महत्व, लैव वैगोत्सकी रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, ठीक है। शिक्षक की भूमिका जो है बच्चे को विकास के लिए कहाँ कहाँ पर होती है, इसमें बताया जाएगा। बच्चा एक समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना,
सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना। अमूमन ये बोला जाता है कि बच्चे गलती ना करें, तो जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे कैसे, ठीक है। इसके बाद है अभिप्रेरणा और सीखना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। चौथा यूनिट है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय हमारा क्या है, ठीक है। इसकी परिभाषा जो है वो शिक्षण शास्त्र में क्या दिया हुआ है, इसे हम देखेंगे। क्षति, ठीक, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य। अब हम जो पढ़े थे पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और दूसरा यूनिट में हम क्या देखे थे, बच्चे के जन्म से लेकर उसके स्कूल और विद्यालय जाने की प्रक्रिया और उसका व्यक्तित्व का विकास और उसका समाजीकरण, ठीक है। तीसरे यूनिट में हमने क्या देखा कि बच्चे को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं या फिर किस तरीके से हम उसे समझाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो चौथा टॉपिक है, वो चौथा टॉपिक क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में कौन कौन से बच्चे रहेंगे, जो अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, कुल मिलाकर हम इसे एक शब्द में कहेंगे तो दिव्यांग वाले बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्ञान और शिक्षा क्रम। शिक्षा क्रम की जरूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा बाल अधिकार, ठीक है। इन्हें हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पूरा सिलेबस। थैंक यू।